नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हमारी जो दुर्ग एवं स्थापत्य कला से संबंधित जो क्लास चल रही थी उसका अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान के जो अन्य प्रमुख दुर्ग हैं उनकी स्थापत्य शैली, उनकी विशेषताएं, उनके अंदर स्थित महल, इन सभी के बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। और इससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि राजस्थान के दुर्गों की क्या विशेषता थी। प्रारंभ में जब मौर्य और गुप्त काल थे उस समय दुर्गों की क्या विशेषता थी। उस समय दुर्गों में केवल मंदिरों और जलाशयों को महत्व दिया जाता था और उसके बाद में जब बाह्य आक्रमणकारी आए तब ये जो राजपूत शासक थे इन्होंने अपने दुर्गों को, अपने निवास स्थानों को किसी दुर्गम स्थानों पर बनाने लगे, ऊंचाई पर जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। तो उसके बाद में से ही ये दुर्ग शब्द है वो प्रचलन में शुरू हुआ था। और बाद में मुगल काल आया और मुगल काल के दौरान जब अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन था, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का जो शासनकाल था उस समय क्या था कि राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उनके साथ उनके संबंध मधुर थे, तो शांति एवं स्थिरता का काल वो माना जाता है। और उस काल में क्या हुआ कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्ग बनाए जाते थे अब वो समतल मैदानों में बनाए जाने लगे। ठीक है। इन सभी बातों के बारे में हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था। इसके अलावा शुक्र नीति में जो 9 दुर्गों का प्रकार बताया गया था उनके बारे में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक एक लाइन को बड़े ही विस्तार से हमने देखा था, समझा था और पढ़ा था। अब हम राजस्थान के इसी चित्तौड़ के समान ही अन्य दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात मैं पुनः बता देता हूँ आपको कि इस दुर्ग वाली क्लास में हमारा जो स्थापत्य कला वाले जो 4 टॉपिक है, दुर्ग, महल, मंदिर, इमारत और स्मारक, ये साथ साथ में ही कंप्लीट होते जा रहे हैं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जो आगे जो महल की और जो क्लास आएगी उनमें वो चीजें नहीं करवाई जाएगी जो दुर्ग में हमने करवा दी है। ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम वही चीज बार बार रिपीट करवाते रहेंगे तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो जो शेष बचेगा वो ही हम वहाँ पर अलग क्लासों में करवाएंगे। मंदिर वाली क्लासों में मंदिर करवा देंगे और दुर्ग महल वाली क्लास में महल करवा देंगे और स्मारक और इमारत वाली क्लास में वो स्मारक और इमारत करवा देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कुंभलगढ़ के किले के बारे में। कुंभलगढ़ का किला जो कि कहाँ पर है, राजसमंद में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। याद रखना है कि राजसमंद में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है कुंभलगढ़ का किला। पहली विशेषता सामान्य सी है और इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। ये उसकी दूसरी विशेषता है। ये सामान्य विशेषता है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके आगे जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि हमारी ये क्लासें आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उन पर ही आधारित है। इसके अलावा अन्य किसी सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में सादरी गांव के पास अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। पहली पॉइंट ही महत्वपूर्ण है कि कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में जिले में स्थित है। ये सभी को पता है। सादरी गांव में स्थित है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा हम कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं पर्वतमाला को लेकर के, तो याद रखना है ये अरावली पर्वतमाला पर ही स्थित है। तो जो कुंभलगढ़ का किला है वो कौन सी पर्वतमाला पर स्थित है, अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला पर ही कुंभलगढ़ का किला है वो स्थित है। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो कुंभलगढ़ का जो किला है वर्तमान में हमें दिखाई दे रहा है, जो कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया था, ये प्रारंभ में किसी मौर्य शासक के द्वारा ही निर्मित था
और उसके जो खंडर थे, भग्नाशेष थे, उन पर ही कुंभा के द्वारा 1448 से लेकर के 1458 के बीच में अपने शिल्पी मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ के महान दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि ये जो किला है वो किसी पुराने खंडर जो मौर्य काल में निर्मित था उसी किले के ऊपर बनाया गया है। जिस प्रकार चित्तौड़ के किले को बनाया गया था ना, उसी प्रकार है कुंभलगढ़ के किले को बनाया गया था। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया था, 1448 में निर्मित है। अरावली पर्वतमाला, राजसमंद जिला और सादड़ी गांव में स्थित है। ये ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है कि ये मौर्य शासकों के द्वारा निर्मित भग्नाशेषों पर ही बनाया गया था, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि पहला पॉइंट, कुंभलगढ़ का किला सिंपल सा बात है कि कौन से जिले में है, तो राजसमंद जिले में और सादड़ी गांव में। कौन सी पर्वतमाला पर है, तो अरावली पर्वतमाला पर। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो कुंभा के द्वारा निर्मित करवाया गया था 1448 से लेकर के 1458 के मध्य। और इनका जो शिल्पी था वो था मंडन। कौन था? मंडन। यह किला प्रसिद्ध शिल्पी मंडन की देखरेख में 1458 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। यानी कि इसको बनने में कितने वर्ष लगे थे? 10 वर्ष लगे थे। 10 वर्षों के भीतर ही ये जो कुंभलगढ़ का किला था वो बनकर तैयार हो गया था। इनका जो मुख्य शिल्पी था वो मंडन था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि चित्तौड़ के किले में एक विजय स्तंभ है जिसके निर्माण में जो शिल्पी थे वो कौन कौन से थे, वो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, उन तीनों के नाम आपको कमेंट करके जरूर बताना है ताकि मुझे ये भी तो पता चले कि आपको वो क्लासें कितनी याद है, कि हम सीधे आगे ही बढ़ रहे हैं या जो पिछली क्लासें हैं वो आपको समझ में आ रही है, ये याद हो रही है, उस बात का भी तो हमें पता चले। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी क्लासें आपको अच्छी लगी है, कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी है, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा है और कौन से तरीक़ों में हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। वो सभी बातें आप बताइए, हम उसी के अनुसार सुधार करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये संकट काल में मेवाड़ राज परिवार के लिए एक आश्रय स्थल था, क्योंकि जब जब इन पर कोई विपदा आती तो वो कुंभलगढ़ के किले की ओर चले जाते थे। ज़्यादा इनके सामने कोई विपदा आई नहीं थी, सिर्फ एक ही बार आई थी महाराणा प्रताप के समय। तो महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के किले का परित्याग करके के वो कौन से किले में जाकर रहने लगे थे? कुंभलगढ़ के किले में जाकर के रहने लगे थे और अपनी आगामी तैयारियों को वहीं पर रहकर की थी। ये दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है तथा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। जिस प्रकार सिवाना का किला मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा है, उसी प्रकार मेवाड़ राज परिवार का जो संकटकालीन किला है वो कुंभलगढ़ का किला है। महाराणा कुंभा के द्वारा 1448 से लेकर के 1458 के मध्य महान शिल्पी मंडन की देखरेख में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1458 में। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको विशेष रूप से इसको ध्यान में रखना है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग के जो समीपवर्ती पर्वत श्रृंखला है उनके नाम है श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गंधमादन इत्यादि नाम मिलते हैं। अब इनमें आपको सभी याद रखने नहीं है, जैसे 2 ये याद रख लिए, हेमकूट और हिमवत दोनों सेम है। इसके अलावा नील, निषाद और गंधमादन, नील, निषाद और गंधमादन, ये पर्वत श्रृंखलाओं के आपको नाम याद रखना है। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि किस प्रकार का प्रश्न उठेगा, ये कक्षा 10 की किताब में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो ये कक्षा 10 की किताब में है, एक आरबीएससी की जो बोर्ड की किताब है उसमें है, और दूसरी बात यह है कि जो अजमेर बोर्ड पेपर बना रहा है उसमें वो सबसे पहले इन आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों को महत्व दे रहा है। उसके दूसरे पड़ाव में वो जाता है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों की ओर। तो पहली प्रायोरिटी जो हमारी प्राथमिकता है वो यही है
कि हमें सबसे पहले जो ये किताबें हैं, मूल किताबें, इनकी लाइन को तो छोड़ना ही नहीं है। और वो लाइनें कौन कौन सी है वो मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूं। अब क्या आएगा कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, या कुंभलगढ़ प्रशस्ति का नाम न देकर के कि वह राजस्थान का किला जिसके चारों ओर नील, हेमकूट, हिमवत, निषाद या गंधमादन पर्वत स्थित है और उनसे वो घिरा हुआ है, तो वो कौन सा किला है? तो वो हमारा उत्तर रहेगा कुंभलगढ़ का किला। अब आप ये कोई भी पॉइंट मत सोचना कि ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, और जब आपको ये लगे कि ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है तो वो पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ। अगर आपने अभी भी इस चीज़ को सुधार नहीं किया है तो भविष्य में आगामी एग्जामों में आपको इसकी मार झेलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए साथियों अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? वीर विनोद श्यामलदास के द्वारा रचित ग्रंथ है कि चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि जो किले हैं उनमें सबसे बड़ा किला माना जाता है राजस्थान में चित्तौड़ का किला है। उसके बाद में अगर दूसरा किला राजस्थान में सबसे बड़ा माना जाता है तो उसका वीर विनोद नामक काव्य ग्रंथ में श्यामलदास जी कहते हैं वो कुंभलगढ़ का किला है, जो चित्तौड़ के बाद में भारत राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला माना जाता है। ओके, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अबुल फजल इस किले की ऊंचाई के बारे में लिखते हुए कहता है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी भी गिर जाती है। ठीक है, अब कई किताबों में आपको मिलेगा कटारगढ़ के किले का नाम, और कई किताबों में मिलेगा आपको कुंभलगढ़ के किले का नाम। अब मैं आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूं कि सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दोनों ऑप्शन होता है तो आपको कुंभलगढ़ ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि कुंभलगढ़ के किले के लिए ही अबुल फजल ने ये बात लिखी थी, और इसके मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसमें यही बात लिखी है कि कुंभलगढ़ के किले की ऊंचाई को देखते हुए अबुल फजल लिखता है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर कटारगढ़ या कुंभलगढ़ दोनों को एक साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कटारगढ़ दुर्ग नहीं है, कटारगढ़ दुर्ग नहीं है, किला भी नहीं है। यहां पर सिर्फ किले की विशेषता की बात हो रही है, और किला सिर्फ कुंभलगढ़ है। कटारगढ़ तो उसके अंदर महल है एक। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां पर मैं आपको पूर्ण रूप से क्लियर कर देता हूं। कटारगढ़ दुर्ग नहीं है, किला भी नहीं है, महल है, और महल और दुर्ग में काफी अंतर है। महल सिर्फ निवास के लिए बनाया जाता है, आराम के लिए बनाया जाता है, राजा और रानियों के रहने के लिए बनाया जाता है। जबकि दुर्ग किस लिए बनाया जाता है, किला किस लिए बनाया जाता है? सुरक्षा के लिए, ताकि कोई बाह्य आक्रमणकारी उन्हें जल्दी से उन पर अधिकार न कर सके, इसलिए बनाया जाता है। तो यहां पर अबुल फजल ने किले शब्द का प्रयोग किया है, तो किले की अगर बात आती है तो वो कौन सा रहेगा? कुंभलगढ़ का किला ही रहेगा। ठीक है, ये दो प्रकार से हम कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। और तीसरा मैंने ये आपको बता ही दिया है कि दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाए तो भी आपको क्या करना है? कुंभलगढ़ के किले का नाम ही करना है, वही ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ के किले का जो चारों ओर का प्रकोटा है ना, वो लगभग जो दीवार बनी हुई है वो चीन की महान दीवार बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? इसके पीछे रीजन था कि मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा पाने के लिए चीनियों ने उस दीवार का निर्माण किया। मंगोल कौन थे? चंगेज खान। जो मंगोल वंश है वो चंगेज खान ही उनका प्रवर्तक है, उसके बाद में ही मंगोल वंश की उत्पत्ति हुई थी। तो उन्हीं मंगोलियों से बचने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए चीन ने अपनी उस महान दीवार का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार कुंभलगढ़ के किले को बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा रखने के लिए एक 36 किलोमीटर लंबे प्रकोटे का निर्माण करवाया था, जो कि इतना ज्यादा चौड़ा है कि उस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं।
8 घुड़सवार का मतलब होता है कि 8 घुड़सवार बराबर चलेंगे, तो यानी कि कम से कम आप मान लो कि 2 ट्रक साथ आराम से चल सकते हैं, इतना चौड़ा है वो महान दीवार, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी शामिल की गई है। और इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुरुजों, कंगूरों के विचार से एट्रस्कन वास्तु से की थी। एट्रस्कन एक दुर्ग है, वास्तु है, उनसे तुलना की थी। ये एट्रस्कन है क्या? ये जो इटली है, इटली की एक सभ्यता है एट्रस्कन। और जो रोमन कला है, इनके बारे में हम ज़्यादा आगे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आउट ऑफ सिलेबस ले जाएगा, रेंज जो आप बाहर हो जाएगा। इटली की एक सभ्यता, जिस प्रकार हमारी सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, उसी प्रकार इटली की एक सभ्यता थी एट्रस्कन, जिसमें दुर्ग थे, जो महल बनाए जाते थे वो इसी प्रकार सुरक्षित रूप में बनाए जाते थे, चाहे वो बात मंदिरों की हो या किसी की भी। इसीलिए कर्नल टोड ने इसकी जो सुरक्षा प्राचीरों को देख कर इसकी तुलना एट्रस्कन से की थी। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की महान दीवार भी कहा जाता है इस कुंभलगढ़ की इसकी दीवार को, ठीक है। और जो रोमन कला है वो इसी इटली की जो एट्रस्कन सभ्यता है उसी के बाद में ही पनपी थी, और रोमन कला का जो आधार था वो यही एट्रस्कन की सभ्यता थी, ठीक है। और ज़्यादा उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात हमें कुंभलगढ़ के किले की है। इसका जो परकोटा है वो 36 किलोमीटर लंबा है, चौड़ा 8 घुड़सवार जितना है, और टोड ने इसकी तुलना एट्रस्कन सभ्यता से की थी, और इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है, ठीक है। अब तक कुंभलगढ़ की हमने विशेषताएं देखी थी, उसकी बाह्य विशेषता। अब उसकी आंतरिक विशेषताओं पर चलते हैं कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही बादल महल है। बादल महल में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप जो कि उदय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह का राज्य अभिषेक भी इसी किले में कुंभलगढ़ में हुआ था। और उदय सिंह जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, तब पन्ना दाई ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में आकर के ही सुरक्षित रखा था, और वहीं पर उनका पालन पोषण किया गया था। महाराणा कुंभा की हत्या जो कि मामदेव कुंड के पास है, ये मामदेव कुंड महत्वपूर्ण है, याद रखना है, क्योंकि कुंभा की हत्या इसी के साथ जुड़ी हुई है। महाराणा कुंभा की हत्या मामदेव कुंड के पास की गई थी उनके पुत्र उदय सिंह के द्वारा, और इतिहास में उसे उद्दा के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। और वो उदय सिंह प्रथम है, और महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो उदय सिंह सेकंड थे। साक्षी यह किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। तो ये मेवाड़ क्षेत्र है, वो हमेशा मालवा, एक तरफ तो उसके मालवा लगता है और दूसरी तरफ गुजरात, तो दोनों यही प्रांत चाहते थे कि गुजरात वाले चाहते थे कि हमारा अधिकार हो, और मालवा वाले चाहते थे हमारा अधिकार रहते हैं। परंतु प्रारंभ में कुंभा, फिर सांगा, प्रताप जैसे महान सूरवीर योद्धा आए, जिन्होंने मालवा और गुजरात के शासकों को अपने इस इरादे में कभी भी सफल होने भी नहीं दिया था। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। पन्ना दाई ने ही उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में छिपाकर पाला था, और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है वो भी यहीं पर स्थित है। उड़ना राजकुमार महाराणा सांगा के भाई थे, जिन्होंने महाराणा सांगा की आंख फोड़ी थी, और जो बनवीर था वो इन्हीं पृथ्वीराज का औरस पुत्र था, ठीक है। 1 पॉइंट। 2 पॉइंट, ये 12 खंभों की छतरी ये सांगा के भाई थे। और इन्हें उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सांगा से भी अधिक सूरवीर था, परंतु इनकी कुछ आदतें ठीक नहीं थी, जिसके कारण इनको राजकाज नहीं मिला था। क्योंकि इनमें शासक बनने की जो योग्यता थी, धैर्य था, नेतृत्व करने की क्षमता, वो नहीं थी, परंतु ये सूरवीर सांगा से भी अधिक थे। इनका जो घोड़ा था वो इतनी तेजी से दौड़ाते थे, इसलिए इनको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध किया गया है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि इसके अलावा दुर्ग के भीतर जाली रानी का महल है, महत्वपूर्ण याद रखना। कुंभ स्वामी जी का विष्णु का मंदिर है, एक चित्तौड़ में पड़ा था, दूसरा कुंभलगढ़ किले में पड़ा है।
नीलकंठ महादेव के साथ 52 जिनालय भी स्थित है। 52 जिनालय ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनी हुई है। जिस प्रकार 27 देवरी थी चित्तौड़ के किले में, उसी प्रकार 52 जिनालय भी स्थित है। कौन से किले में? कुंभलगढ़ के किले में। अगला पॉइंट देखते हैं। हल्दी घाटी की असफलता के बाद में प्रताप काफी समय तक यहाँ पर रहे थे और इसके बाद में अकबर ने 1578 में अपने सेनापति शाहबाज खां को भेजा था, जिसने अल्पकाल के लिए कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जब चित्तौड़ पर अकबरों मुगल सत्ता का अधिपत्य हो गया था, तो प्रताप कुंभलगढ़ के किले में चले गया था और कुंभलगढ़ के किले में रहते हुए उन्हें शाहबाज के 3 आक्रमण का सामना करना पड़ा था और इन एक आक्रमण के दौरान कुंभलगढ़ भी हाथ से निकल गया था। कुंभलगढ़ का जो किला था वो भी मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के हाथों से निकल गया था, परंतु ये अल्प समय के लिए जैसे ही शाहबाज खां वापस पुनः हटा तो कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में मुगलों से जितने भी किले हारे थे उन सभी को प्राप्त कर लिया, सिवाय 3 किले को वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। एक चित्तौड़ का किला नहीं प्राप्त कर पाए थे, दूसरा अजमेर का किला नहीं प्राप्त कर पाए और तीसरा मांडलगढ़ का जो किला था कुंभा के द्वारा निर्मित था वो भी वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। बाकी सभीयों पर उन्होंने वापिस अपना पुनः अधिकार कर लिया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही रहकर युद्ध की संबंधी सभी तैयारियां की थी। ठीक है, जिस प्रकार अजमेर में रहते हुए मुगल सेना ने तैयारी की थी, तो वहीं महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के किले में रहते हुए तैयारी की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग भी स्थित है, जिसे कटारगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटारगढ़। और ये क्या है? कुंभा का अपना निजी निवास स्थान था कटारगढ़ के किले में, जो सबसे ज्यादा ऊंचा था, सुरक्षित था। अगला पॉइंट देखते हैं कि दुर्गों में स्थित महलों तक पहुंचने के लिए ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल, कुल कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं। अब आपको इन दरवाजों के नाम याद रखने नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना कि कुंभलगढ़ के किले में 9 प्रवेश द्वार बने हुए हैं उनके आंतरिक महलों तक पहुंचने के लिए। चित्तौड़ के किले में 7 कुल प्रवेश द्वार बने हैं उनके आंतरिक भागों में प्रवेश के लिए। चित्तौड़ के किले क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ पर कुछ छतरियाँ बनी हुई है अलग अलग व्यक्तियों की, जैसे बाघ सिंह की, भीम सिंह सोलंकी की, तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको याद भी रखने हैं। गणेश पोल, हनुमान पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, ये सभी आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ के किले के नाम आप याद रखना नहीं है, आपको बस याद रखना है कि संख्या 9 थी उनकी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? इस दुर्ग को मत्स्येंद्र दुर्ग तथा कुंभपुर के नाम से भी जाना जाता था और इसी दुर्ग में महाराणा सांगा का बचपन भी बीता था। ठीक है, तो ये है कुंभलगढ़ किले के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें, और ये पढ़ लिया तो आपका महल वाला टॉपिक भी क्लियर होता है, क्योंकि हमने कुछ महलों के बारे में जिक्र किया। मंदिर वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है थोड़ा थोड़ा साथ साथ में, और कुंभलगढ़ के किले में आपको और कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है इसके बाद में। चलिए देख लेते हैं कुंभलगढ़ के किले की कुछ विशेषताओं को पुनः। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले के सादड़ी गांव में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। ये प्राचीन मौर्य शासकों के द्वारा एक दुर्ग था, जिस पर कुंभा ने 1448 से लेकर के 1458 के मध्य महान शिल्पी मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल था। जब भी मेवाड़ को संकट का सामना होता तो वो कुंभलगढ़ के किले की ओर चले जाते थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग के समीपवर्ती भागों में जिन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम आता है उनमें श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गंधमादन इत्यादि नाम हमको मिलते हैं। आगे देखते हैं। वीर विनोद जी कहते हैं, वीर विनोद नामक ग्रंथ में श्यामल दास जी कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ के बाद में कुंभलगढ़ दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। अबुल फजल ने भी इसकी ऊंचाई के बारे में कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो रक्षा प्राचीर है, बाहरी परकोटा है, वो 36 किलोमीटर लंबा है और चौड़ा इतना है कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं।
और कर्नल टोड ने इसी की तुलना, इसकी जो प्राचीर, बुर्जों, कंगूरों की सुदृढ़ता की तुलना एट्रस्कन, जो इटली की एक सभ्यता थी, उससे की थी। इस दुर्ग में बादल महल है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह का लालन पोषण भी यहीं पर हुआ था। महाराणा कुंभा की हत्या जो महादेव कुंड के पास उद्दा के द्वारा की गई थी, वो भी यहीं पर हुआ था। और मालवा गुजरात के शासक उस पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसके अलावा सांगा का जो बचपन था वो भी इसी किले में बीता हुआ था। पन्नादाय ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ में ही छिपाकर पाला था तथा उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। इसके अलावा दुर्ग के भीतर जादी रानी का महल भी है, कुंभ स्वामी का मंदिर भी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है और 52 जिन्नालय भी है, यानी कि ये जैन धर्म से संबंधित है। हल्दी घाटी की असफलता के बाद में प्रताप काफी समय तक यहाँ पर रहे थे, परंतु उसके बाद में भी अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खान को भेज करके अल्पकाल के लिए कुंभलगढ़ पर भी अपना अधिकार कर लिया था, जिस पर महाराणा प्रताप ने पुनः ही अधिकार कर लिया था। प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व कुंभलगढ़ के दुर्ग में रहकर ही युद्ध की संबंधित तैयारियां की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग भी बनाया, जिसे हम कटारगढ़ कहते हैं। ये कुंभा का अपना निजी निवास स्थान था। दुर्ग में स्थित महलों तक पहुंचने के लिए हमें कई दरवाजों को पार करना पड़ेगा, जैसे औरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। आपको याद रखना है इनकी संख्या कितनी है, 9। इसी दुर्ग को मतेसेंद्र दुर्ग तथा कुंभपुर के दुर्ग से नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग में राणा सांगा के बचपन के दिन बीते हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुंभलगढ़ के दुर्ग की जो भी विशेषता थी वो हमने एक बार प्रारंभ में हमने समझ ली और दूसरी बार में हमने इसकी 2 रिवीजन कर लिया ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं अचलगढ़ का किला। अब अचलगढ़ का किला भी महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया था। ये प्रारंभ में निर्मित था परमार शासकों के द्वारा और बाद में इसका जीर्णोद्धार करके इसका वर्तमान स्वरूप था वो महाराणा कुंभा के द्वारा ही दिया गया था। आबू का पुराना किला, जिसे परमार शासकों के द्वारा लगभग 900 ईस्वी के आसपास बनाया गया था, इसी के प्राचीन किले के भग्नावशेषों पर 1452 के लगभग महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। मूल रूप से जो अचलगढ़ का किला था, जो कि सिरोही में स्थित है, आबू पर्वत पर स्थित है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था 10वीं सदी में, परंतु उसका जो वर्तमान स्वरूप था वो 1452 में महाराणा कुंभा ने दिया था। इस किले के निर्माण के पीछे क्या कारण था वो मैं आपको बता देता हूं कि इस किले के निर्माण के पीछे कारण यही था कि कुंभा को जो गुजरात की तरफ से जो आक्रमण होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था और यहाँ पर अपनी एक सैनिक छावनियां भी स्थापित की थी महाराणा कुंभा ने। ये पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इन किलों का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया था। कुछ किले हैं जो विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाए गए हैं, तो वो मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ कहाँ पर है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अचलगढ़ के किले में परमार शासकों के द्वारा निर्मित अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी प्रसिद्ध है। कौन से महादेव? अचलेश्वर महादेव का मंदिर अचलगढ़ के किले में स्थित है। कुंभा के द्वारा अचलगढ़ किले के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य था वो था मेवाड़ को गुजरात के संभावित आक्रमणकारों से सुरक्षित रखना, क्योंकि जब भी गुजरात की सेना प्रवेश करेगी तो वो यहीं से होकर के प्रवेश करेगी, तो हम मेवाड़ के जो किले हैं, जो सेनापति हैं, वो सचेत हो जाएंगे। ठीक है। गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और महमूद बेगड़ा का भी कुछ समय के लिए अचलगढ़ के किले पर अपना अधिकार रहा था। ये पॉइंट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। अगला पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण है कि किले के अंदर कपूर सागर जलाशय है, ओखा रानी का महल है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रखना। सावन भादो झील है, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। परमारों के द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली एक बुर्ज भी है के भग्नावशेष भी स्थित है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक ओखा रानी का महल है, कपूर सागर जलाशय है, सावन भादो झील है और परमारों के द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली एक बुर्ज भी स्थित है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये कुंभलगढ़ के किले अचलगढ़ के किले के अंदर स्थित जो महल जलाशय है उनकी विशेषता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा किले में ऋषभ देव जी, पार्श्वनाथ जी के 2 जैन मंदिर भी है। कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी जी का मंदिर भी है। तो कुंभा ने अचलगढ़ के किले में भी अपना एक मंदिर बनाया था कुंभ स्वामी, क्योंकि कुंभा किसके
किसको अपना आराध्य देव मानते थे, तो वो विष्णु भगवान को ही मानते थे। कुंभ स्वामी जी का मंदिर अचलगढ़ के किले में देखा, कुंभलगढ़ में भी देखा और चित्तौड़ के किले में भी हमने देखा है। और उनके जो आराध्य देव थे, भगवान थे, वो थे भगवान विष्णु। ओके, तो ये था अचलगढ़ का किला। एक बार पुनः देख लेते हैं अचलगढ़ के किले के बारे में कि ये जो किला था वो प्रारंभ में परमार शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। बाद में कुंभा ने इसी किले के प्राचीन भग्नावशेष पर 1452 के मध्य महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और इसी किले में एक प्राचीन अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी है जो परमार शासकों के द्वारा निर्मित है। अगला पॉइंट है कि कुंभा के द्वारा अचलगढ़ के किले के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि मेवाड़ को गुजरात के संभावित आक्रमणों से सुरक्षित करना। गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह मोहम्मद बेगड़ा का भी कुछ समय के लिए अचलगढ़ के किले पर अपना अधिकार रहा था, परंतु ज़्यादा समय के लिए ये मेवाड़ के अधीन ही रहा था। किले के अंदर कपूर सागर जलाशय है, ओखा रानी का महल है, सावन बादो झील है, परमारों के द्वारा निर्मित खतरे की सूचना देने वाली एक बुर्ज भी स्थित है। इसके अलावा किले के अंदर ऋषभ देव और पार्श्वनाथ के 2 जैन मंदिर भी है और कुंभ स्वामी जी का मंदिर भी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो ये है अचलगढ़ किले की सभी प्रमुख विशेषताएं। और अचलगढ़ किले के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है नहीं, परंतु आपको ये सभी बातें हैं जो हमने करवाई है वो आपको ध्यान में रखनी है। इन बातों को आपको कोई भी मिस नहीं करना है। इसके अलावा आप किसी किताब में से 2 छोड़ो या 4 छोड़ो, लाइन छोड़ दो, परंतु हमने जो क्लासों में करवाई है ये पूरी रिसर्च करके ही ये क्लासें बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने सीधा नोट्स बनाए, टाइपिंग की और क्लास बना दिया, नहीं। बहुत मेहनत करने के बाद में ये क्लासें बनती है, क्योंकि हम अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्नों की लैंग्वेज को देखते हैं कि जैसे 2010, 2015 और 2020 और 2025 हमने इनको 5 भागों में बांट लिया। 10, 15, 20, 25 4 भागों में बांटा। अब इन 4 भागों में प्रश्नों की भाषा कहाँ कहाँ पर कैसे बदलती गई। जैसे प्रारंभ में बहुत आसान थी, फिर थोड़ी आसान कम हुई, फिर उससे भी कम, फिर उससे कम और अंत में ज़्यादा थोड़ी कठिन होगी जो वर्तमान में चल रही है। और उत्तर वो सेम का सेम ही निकल के आता है, परंतु सिर्फ प्रश्नों की लैंग्वेज ही चेंज कर रहे हैं, ऑप्शन वही आपको सेम मिल जाएंगे। ये रिसर्च करने के बाद में पता चला है कि लगभग ऑप्शन आपको वही मिल जाएंगे, परंतु बस चेंज होगा तो वो होगा सिर्फ प्रश्न की भाषा। और वही प्रश्न की परिभाषा ही आपको समझनी है जो आप अकेले बैठकर आपके समझ में नहीं आएगा। आप या तो कोचिंग करो, या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या आप जो अपने सगे साथी जिसके साथ आप बैठ कर तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ अगर आप विचार विमर्श करोगे तो आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी। अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि क्लासें देख पाए तो आपके लिए ये भी ऑप्शन बहुत बेस्ट है। परंतु अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन और भी है तो आपका खुद का स्तर है, और उसके बाद में आप हमसे लगातार जुड़े रहें। हम आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, सुधार करेंगे जो आपके लिए उपयोगी हो। ओके, चलिए अब अगले नेक्स्ट किले गागरोन के किले के बारे में हम पढ़ते हैं। गागरोन का किला जो कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। गागरोन का किला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर संत पिपाजी का जन्म हुआ था, खिंची राजपूत थे। गागरोन के किले को जलदुर्ग कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ जो चंबल और है बामनी नदी के संगम पर स्थित है, उस दुर्ग को भी क्या कहा जाता है? जलदुर्ग की श्रेणी में रखा गया। गागरोन पर प्रारंभ में डोड परमारों का अधिकार था, जिनमें डोड शासक बिजल देव के द्वारा इस किले का निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। तो गागरोन का जो मूल किला है उसका निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया था? तो 11वीं शताब्दी में डोड परमार शासक बिजल देव, डोड शाखा है, परमार उसकी मेन शाखा है, उसी के शासक है बिजल देव, उनके द्वारा 11वीं सदी में इस किले का निर्माण करवाया गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और डोड शाखा के होने के कारण ही इसको डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। गागरोन के किले को डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि ये परमारों की डोड शाखा से संबंधित है और इसका निर्माण डोड शासक है, डोड परमार शासक बिजल देव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा?
डोड परमार शासक बिजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और डोड शाखा के कारण ही इसका एक नाम डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी हमें सुनने को मिलता है। आगे देखते हैं, चौहान कुल कल्पद्रुम, ये एक रचना है। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार देवेंद्र सिंह खिंची ने 12वीं शताब्दी में बिजल देव डोड को हरा करके दुलरगढ़ यानी कि डोडगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और इसका नाम गागरोन रखा था। किसने? चौहान कुल कल्पद्रुम नामक एक काव्य रचना है, उसके अनुसार देवेंद्र सिंह खिंची, जो कि खिंची ये चौहान थे, ने 12वीं शताब्दी में बिजल देव डोड और उनके वंशजों को पराजित करके दुलरगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और इसका नाम गागरोन भी रख दिया था। गागरोन की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये मालवा, गुजरात, मेवाड़ और हाड़ौती का समीपवर्ती किला होने से गागरोन का सामरिक महत्व भी अधिक बनता है। 1303 में खिंची शासक जैल सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के गागरोन पर आक्रमण को विफल भी किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, एक बार आक्रमण किया था, परंतु कोई ऐसी रंजिश नहीं थी, तो इसलिए उन्हें दोबारा आक्रमण भी नहीं किया था गागरोन के किले पर। 1423 में ही मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर अपना अधिकार कर लिया था और वहां का शासक अचलदास खिंची वीरगति को प्राप्त हुआ था और महिलाओं ने जोहर किया और ये गागरोन का प्रथम शाखा कहा जाता है। गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1423 में। कब, किस कारण हुआ था? जब मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने आक्रमण किया था और उस समय वहां का जो शासक था, चौहान शासक खिंची चौहान शासक अचलदास खिंची था, जो कि वीर गति को प्राप्त हुआ था और उनके बाद में उनकी पत्नी के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया था। ये गागरोन के किले का प्रथम शाखा था, जो कि 1423 में अचलदास खिंची के समकाल में हुआ था। ओके, 1437 में ही अचलदास जी के पुत्र पालन जी ने पुनः अधिकार कर लिया था। 1444 में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम ने इस पर आक्रमण किया था। तब तत्कालीन शासक ले कर लेना, तत्कालीन शासक पालन जी ने वीरगति को प्राप्त किया था, ठीक है, और तथा महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया था। ये गागरोन के दुर्ग का दूसरा शाखा माना जाता है। पहला शाखा पिताजी के काल अलाउद्दीन खिलजी के काल में और दूसरा शाखा पालन जी के काल में, और दोनों ही शाखे मालवा के शासक थे। एक का नाम था मोहम्मद बेगड़ा, मांडू का सुल्तान था होशंग शाह पहले के समय, और दूसरे का नाम था सुल्तान मोहम्मद खिलजी, ये भी मांडू या मालवा का शासक था। मांडू और मालवा एक ही प्रदेश है माना जाता है, ठीक है। पहला 1423 में हुआ था, दूसरा 1444 में। एक बार पुनः देख लेते हैं इन दोनों शाखों को। पहला शाखा 1423 में मांडू का सुल्तान होशंग शाह, दूसरा शाखा हुआ था 1444 में मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम, ठीक है। अब दूसरी बात कि उस समय गागरोन का तत्कालीन शासक कौन था, तो पहली बार में अलाउद्दीन खिलजी था, अचलदास खिलजी था, और दूसरी बार में कौन था? पहली बार में अचलदास खिलजी था और दूसरी बार में कौन था? अचलदास खिलजी का पुत्र पालन जी था। ओके, चलिए साथियों अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मोहम्मद खिलजी ने इस किले में एक और कोट का निर्माण करवाया था जिसका नाम था मुस्तफाबाद। मोहम्मद खिलजी ने जब 1444 में पालन जी को पराजित करके गागरोन के किले पर अपना अधिकार किया था, तो वहां पर अपनी एक जीत के उपलक्ष्य के रूप में एक कोट का निर्माण करवाया था जिसका नाम रखा था मुस्तफाबाद। और जब सांगा का काल है तो सांगा ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसे चंदेरी के शासक मेदिनी राय को सौंप दिया था। चंदेरी के शासक है मेदिनी राय को सौंप दिया था। और 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह, 1542 में शेर शाह सूरी, 1562 ईस्वी में अकबर ने इस किले को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। तो अकबर ने इस किले को अधीन कब किया था, तो वो 1562 में किया था। ये दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है शुरुआत वाले, आप थोड़ा सा ध्यान रख लिया। बहुत बड़ी बात है कि आपने थोड़ा सा इसको ध्यान में रखा है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से वो यही है कि 1562 ईस्वी में अकबर ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में गागरोन किले कोटा के शासक मुकुंद सिंह को दे दिया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में
जो ये जो गागरोन का किला था वो कोटा के शासक मुकुंद सिंह को सौंप दिया था। और 1838 में ये किला अंग्रेजों के द्वारा स्थापित नवीन रियासत झालावाड़ के अधीन आ गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत थी झालावाड़, और सबसे राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी तो झालावाड़ थी, और सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ थी, सबसे बड़ी रियासत है जैसलमेर थी क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर थी, और जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो वो जयपुर थी। इनके बारे में हमने राजस्थान के एकीकरण के दौरान पढ़ा था, आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो, अगर आपने क्लास ली है तो। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि हमने हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी राजस्थान के कला और संस्कृति की है। कला और संस्कृति को हमने 3 भागों में बांटते हुए लेकर चले थे। पहले पार्ट में हमने कला संस्कृति में हिंदू देवी देवताओं और लोक संतों की चर्चा की थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पार्ट में हम स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। तीसरे पार्ट में जो कला है, वेशभूषा है, चित्रकला है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये अभी हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है। तिहरे परकोटे से सुरक्षित गागरोन के किले में सूरजपोल, भैरवपोल और गणेशपोल प्रमुख प्रवेश द्वार है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि ये जलदुर्ग और आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो ये है कि गागरोन के किले में सूफी संत मिटे साहब, जिसे संत हमीदुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है, की दरगाह की स्थित है। इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा भी स्थित है गागरोन के किले में। ये दोनों के दोनों पॉइंट, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों पॉइंटों को मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेना, और ये आपके लिए एग्ज़ाम, आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आने लायक भी है। कि गागरोन के किले में सूफी संत मिठे साहब की दरगाह स्थित है, जिनका नाम है संत हमीदुद्दीन चिश्ती। इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा भी हमें गागरोन के किले में देखने को मिलता है। और अगला हमारा पॉइंट है कि बीकानेर का राजकुमार पृथ्वीराज, जो कि वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना की थी, उसकी रचना इसी गागरोन के किले में बैठ करके की थी। ओके। बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र और राय सिंह का भाई कुंवर पृथ्वीराज ने 1580 में गागरोन के दुर्ग में निवास करते हुए डिंगल शैली भाषा में वेली कृष्ण रुक्मिणी की काव्य रचना भी की थी। डिंगल और पिंगल 2 शैली है, रचनाओं से संबंधित है ये। इनके बारे में हम जो हमारी स्थापत्य साहित्य से संबंधित जो क्लासें होंगी वहाँ पर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको एक बात यही याद रखनी है कि बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र कुंवर पृथ्वीराज ने 1580 में गागरोन के दुर्ग में रहते हुए वेली कृष्ण रुक्मिणी की डिंगल शैली में काव्य रचना भी की थी। ये है गागरोन के किले की प्रमुख विशेषताएं। एक बार पुनः हम इनको देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि गागरोन का किला, जो कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, ये किला जलदुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। गागरोन पर प्रारंभ में डोड परमार शासकों का अधिकार था, जिसमें डोड शासक बिजल देव के द्वारा 11वीं सदी में इस किले का निर्माण करवाया गया था, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया था, डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी रखा गया था। उसके बाद में 12वीं शताब्दी में चौहान कुल कल्प दुरुम के अनुसार देवन सिंह खिंची नामक एक चौहान शासक हुआ, जिन्होंने बिजल देव डोड और उनके वंशजों को पराजित करके गागरोन दुलरगढ़ के इस किले पर अपना अधिकार कर लिया, और इसका नाम गागरोन का किला रखा गया था। ठीक है। मालवा, गुजरात और मेवाड़ और हाड़ौती का समीपवर्ती क्षेत्र होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी है। 1303 में खिंची शासक जय सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण का प्रयास किया था, परंतु वो सफल नहीं रहा था, विफल हुए थे इस आक्रमण के दौरान। इसके बाद में 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने भी गागरोन पर अपना आक्रमण किया था, और वहां का शासक था अचलदास खिंची, जो कि वीर गति को प्राप्त हुआ था, और महिलाओं ने जोर किया और गागरोन का प्रथम शाखा कहलाता। और कुछ समय के बाद में 1437 में अचलदास खिंची के पुत्र पालन जी ने पुनः इस पर अपना अधिकार कर लिया, और उसी दौरान बाद में 1444 में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने प्रथम ने इस पर आक्रमण कर और तत्कालीन शासक पालन जी को वीर गति को
प्राप्त हुए और उनको पराजित किए और महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया था। ये गागरोन के किले का दूसरा शाखा माना जाता है। पहला शाखा 1423, दूसरा 1444 में। शासक पहले में अचलदास जी, दूसरे में पालन जी। पहले में होशंग शाह मांडू का और दूसरे में मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम। मोहम्मद खिलजी ने अपनी इस जीत के उपलक्ष्य में एक कोट का निर्माण करवाया था जिसका नाम रखा गया था मुस्तफाबाद, जो कि आज भी गागरोन के किले में स्थित है। इसके बाद में सांगा ने महाराणा सांगा ने इस किले पर अधिकार कर इसे चिंदेरी के मेदिनी राय को सौंप दिया था। 1532 में गुजरात के बहादुर शाह, 1542 में शेर शाह सूरी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि 1562 में अकबर ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो अकबर के द्वारा गागरोन को किले को कब अपने अधीन किया गया था? तो 1562 में किया गया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में गागरोन के किले को कोटा के मुकुंद सिंह को सौंप दिया था और 1838 में यह किला अंग्रेजों के द्वारा स्थापित नवीन रियासत झालावाड़ के अधीन भी आ गया था। प्रारंभ में अलग अलग पहले यहाँ पर डोड परमार थे, फिर राजपूत आए थे, चौहान राजपूत आए थे, ठीक है। इसके बाद में कुछ समय के लिए बाह्य आक्रमणकारियों का, फिर मुगलों का और फिर बाद में कोटा के शासक मुकुंद सिंह का, हाड़ा चौहान थे उनका, और उसके बाद में वापिस से पुनः अंग्रेजों ने इसे नवीन रियासत के रूप में स्थापित कर दिया था। तिहरे परकोटे से सुरक्षित गागरोन के किले में सूरज पोल, भैरव पोल और गणेश पोल भी प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसके अलावा किले में सूफी संत मिठे साहब, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी स्थित है। याद रखना है, औरंगजेब के द्वारा जो बुलंद दरवाजा निर्मित किया गया था वो राजस्थान के किस किले में है? तो वो गागरोन के किले में स्थित है। बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र एवं राय सिंह का भाई कुंवर पृथ्वीराज ने 1580 में गागरोन दुर्ग में निवास करते हुए डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मिणी नामक एक काव्य रचना भी की थी। ओके, ठीक है। तो ये है गागरोन के दुर्ग की प्रमुख विशेषताएं, आपको याद रखना है। और कुछ देश है अचलदास, अलाउद्दीन, औरंगजेब, ये सब नाम थोड़े सेम से हैं, इसलिए थोड़े एक दो बार मिसमैच हो गए हैं बोलने में, तो उसमें मैंने बता भी दिया, सुधार हाथों करवा भी दिए हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। चलिए अब हम पढ़ते हैं जयगढ़ के किले के बारे में। चलिए देखते हैं जयगढ़ के किले के बारे में। जयगढ़ जो कि जयपुर में स्थित है। वर्तमान में जहां जयगढ़ का किला बना है, पहले इस स्थान को चिलय का टीला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिलय का टीला। तो चिलय का टीला किसे कहा जाता था? जो वर्तमान में जयगढ़ का किला है वहां पर प्रारंभ में चिलय का टीला था, और उसी के कारण जयगढ़ के किले का संबंध चिलय के टीले से जोड़ा जाता है। याद रखना है आपको, जयगढ़ का किला जहां पर है वहां पर पहले चिलय का एक टीला था। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर राजा मान सिंह ने अपना खजाना छुपाया था, जो कि इंदिरा गांधी के समय खोदा भी गया था, काफी चर्चा में भी रहे थे, परंतु उन्हें वापस वो प्राप्त भी नहीं थी। इसके बारे में लेकर ये मूवी भी आई थी, शायद तक बादशाह करके है नाम है, अजय देवगन की थी, जिसमें इस किले की अप्रत्यक्ष रूप से जो खजाना छुपाया गया था उसके बारे में बताया गया है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो बताया गया। जनश्रुति के अनुसार राजा मान सिंह ने यहाँ पर अपना खजाना छुपाया था। ऐसा माना जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने 1621 से लेकर के 1667 के बीच में जिनका कार्यकाल था ने इनके कुछ भागों का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने यहाँ पर खजाना छुपाया था। मान सिंह ने कुछ छोटे मोटे काम करवाए थे। उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह आए थे, परंतु इसका जो वर्तमान स्वरूप था वो स्वयं जय सिंह के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम जयगढ़ का किला रखा गया था। परंतु इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1726 में स्वयं जय सिंह के द्वारा अपने वास्तुविद विद्याधर के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इस किले को जयगढ़ का किला कहा जाता है। मान सिंह ने खजाना छुपाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने कुछ छोटे मोटे काम करवाए थे, और वर्तमान स्वरूप है वो स्वयं जय सिंह के द्वारा करवाया गया था अपने शिल्पी मंडन विद्याधर के द्वारा। जयगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिस पर कभी भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ था।
जयगढ़ के किले पर, जयगढ़, आमेर का किला, जयपुर के रियासतों पर जो कुछ किले हैं जैसे जयगढ़ का और आमेर का, इन पर बाह्य आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में गुप्त खजाने जो कि मिर्जा राजा मान सिंह का माना जाता है उनके द्वारा छुपाया गया था कि खजाने की खोज की गई थी, जिसके कारण ये किले के भीतर व्यापक खुदाई, जिसके कारण ये किला देश विदेश में भी चर्चित रहा था। जयगढ़ गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है और इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास, आराम मंदिर तथा किले में राम, हरिहर व काल भैरव के प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं। और आराम मंदिर के सामने मुगल उद्यान शैली यानी कि चार बाग शैली में एक निर्मित एक मंदिर है। ये चार बाग शैली क्या है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, थोड़ी जगह, हाँ यहाँ पर बताता हूँ। चार बाग शैली जो कि मुगल शासक बाबर के द्वारा शुरुआत की गई थी, परंतु इसका जो स्वर्णिम काल है वो अकबर का काल माना जाता है। इसमें क्या होता है कि चार बाग बनाए जाते हैं, इसे यहाँ पर बताता हूँ आपको। इस प्रकार के चार बाग बनाए जाते हैं, बीच में नालियां होती है, बीच में थोड़े पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, चार बाग बना दिए और इन चार बागों के बीच में क्या होता है, एक या मंदिर होता है या मस्जिद होती है या कोई किला या महल होता है। ये चार बाग कौन है, ये कुरान में जिन चार स्वर्ग की बात की गई है ये चारों वो स्वर्ग माने जाते हैं। कुरान में, मुस्लिम धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है, जिसमें चार स्वर्ग की बात की गई है, वही चार स्वर्ग माने जाते हैं ये चार बाग उद्यान प्रणाली में, जो कि बाबर के द्वारा भारत में शुरुआत की गई थी और अकबर के द्वारा इसे विकसित किया गया था। जैसे हुमायूं का जो मकबरा है ना, हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में बना है, उसके चारों ओर भी चार बाग है। आगरा का जो ताजमहल है उसके भी चारों ओर के और क्या है बाग बने हुए हैं, वो भी चार बाग पद्धति पर स्थित है। इसके अलावा शालीमार बाग है जो कि श्रीनगर में जहांगीर के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। याद रखना है कि जयगढ़ गिरिदुर्ग की श्रेणी में, इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, आराम मंदिर और आराम मंदिर के सामने मुगल उद्यान शैली चार बाग शैली स्थित है। इसके अलावा राम, हरि और काल भैरव के भी प्राचीन मंदिर स्थित है। जयगढ़ के किले के भीतर ही एक लघु अंतः दुर्ग भी बना हुआ है। जयगढ़ के किला है उसके भीतर ये एक अंतः लघु दुर्ग भी बना है, जिसमें महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद किया था और इसी विजय सिंह के नाम पर इसका नाम विजयगढ़ भी रखा गया था। जयगढ़ का किला है उसके अंदर ही विजयगढ़ बनी है, एक छोटा सा लघु दुर्ग है। जिस प्रकार हमने कुंभलगढ़ के किले में देखा था एक छोटा दुर्ग है लघु दुर्ग कटारगढ़, उसी प्रकार जयगढ़ के किले में भी एक छोटा लघु अंतः दुर्ग है जिसका नाम है विजयगढ़ी। विजय सिंह जो कि सवाई जय सिंह का भाई था। चलिए आगे चलते हैं। और इसी विजय सिंह के पास में ही 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ बनाया जिसे दिया बुर्ज भी कहा जाता है। विजयगढ़ी है जो जयगढ़ के किले में है और इसके पास में ही 7 मंजिली एक प्रकाश स्तंभ बना है जिसको हम दिया बुर्ज के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में जयगढ़ दुर्ग की एक खास बात थी कि इसमें तोप डालने का एक विशाल कारखाना था जो कि भारत के किसी अन्य दुर्ग में शायद ही हो। ये जो जयगढ़ का किला था उसकी प्रमुख विशेषता, जैसे इसके अंदर बहुत सारी गुप्त सुरंगें बनी थी इसलिए इसे रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। इसका निर्माण एक टिल्ले पर हुआ था जिसका नाम चिल्ह का टिल्ला है। इसके अंदर एक विजयगढ़ी है, छोटा लघु दुर्ग है, उसके पास में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। इसके अलावा जयगढ़ के किले में एक तोप डालने का एक कारखाना है जो कि भारत में शायद ही किसी किले में है। और इसी तोप खाने में एशिया की सबसे बड़ी तोप सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित करवाई गई थी जिसका नाम था जयबान। इसी किले में सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान स्थित है, जिसकी लंबाई 31 फीट और 3 इंच मानी जाती है। 31 फीट और 3 इंच इसकी लंबाई मानी जाती है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी माना जाता है। ये एक अलग और विशेषता की नंबर 1 कि रहस्य में सुरंगें बनी हुई हैं, गुप्त सुरंगें बनी हुई है। नंबर 2 तोप डालने का कारखाना। नंबर 3 पानी की व्यवस्था, पानी के टांके और बहुत सारे बने हुए हमें इस जयगढ़ के किले में देखने को मिले। जल संग्रहण की खास तकनीक के अंतर्गत जयगढ़ किले के चारों ओर पहाड़ियों पर बनी पक्की नालियों से बरसात का पानी इन टांकों में एकत्रित हो जाते थे।
वो जयगढ़ किला भी गिरिदुर्ग है, पर्वतों पर बने हुए थे और उन्हीं पर्वतों को थोड़ा थोड़ा काट करके नालियाँ बनी हुई थी ताकि जो बरसात का पानी था वो जयगढ़ के किले के अंदर जो टांके बने हुए हैं परंपरागत उनके अंदर आ जाए। ठीक है, एकत्रित हो जाए। ये जयगढ़ का दुर्ग रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें भी बनी हुई है। ये है हमारा जयपुर का प्रसिद्ध जयगढ़ का किला जिसके बारे में हमने सभी महत्वपूर्ण बातों को देख लिया है। एक बार पुनः हम इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं कि जयगढ़ का किला जहां पर स्थित है वहां पर एक टीला था जिसका नाम था चिल्हे का टीला। जयगढ़ के किले के बारे में प्रसिद्ध है कि मानसिंह प्रथम ने अपने खजाने को यहाँ पर छुपाया था, जो इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर के खोद कर निकालने का प्रयास भी किया गया था परंतु वहां पर वो प्राप्त नहीं हुआ था। इसका कुछ भाग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था परंतु इसका वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम जयगढ़ किला रखा गया था। ये एकमात्र ऐसा किला है जिस पर किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। इंदिरा गांधी के काल में गुप्त खजाने की खोज में इस किले के भीतर हुई व्यापक खुदाई की घटना ने जयगढ़ को देश विदेशों में भी काफी चर्चा में बना दिया था। जयगढ़ गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास, राम मंदिर तथा किले में राम, हरिहर, काल, भैरव आदि प्राचीन मंदिर है और राम मंदिर के चारों ओर क्या है, मुगल उद्यान शैली यानी कि चार बाग शैली है जिसके बीच में मंदिर बने हैं और चारों ओर क्या है, चार समकोण पर बने हुए बाग हैं। ओके, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जयगढ़ के दुर्ग के भीतर ही एक अंतः लघु दुर्ग है जिसका नाम है विजयगढ़ी, जो कि सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह के नाम पर रखा गया था और इसी विजयगढ़ी के पास में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जिसको हम दिया बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? दिया बुर्ज। मध्यकालीन में भारत की प्रमुख सैनिक इमारतें जितने भी बनी उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था जयगढ़ का किला क्योंकि इसके अंतर्गत तोप डालने का कारखाना भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर किले में जयबाण जो कि सवाई जय सिंह के काल में निर्मित सबसे बड़ी तोप है, 31 फीट और 3 इंच की ये लंबी है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। जल संग्रहण की खास तकनीक के कारण जयगढ़ किले के चारों ओर पहाड़ियों पर बनी टंकी पक्की नालियों ने बरसात का पानी भी इन टांकों में एकत्रित होता है। ठीक है, तो जयगढ़ के किले में गुप्त सुरंगें हैं, तोप डालने का कारखाना है, पानी के टांके भी बने हुए हैं और इतिहास में खजाने खोजने के लिए भी चर्चित रहा है। इस किले को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसमें बहुत सारी गुप्त सुरंगें भी बनी हुई है, इसलिए इसको रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। ओके, चलिए साथियों, अब हम पढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम दुर्ग आमेर के दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम यहीं पर हमारी इस क्लास को विराम देंगे क्योंकि क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी उससे। आमेर के दुर्ग की विशेषता क्या है मैं पहले बताता हूँ। ये प्रारंभ में इसे बनाया तो एक महल के रूप में मानसिंह के द्वारा निर्मित किया गया था, बाह्य आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए महल के रूप में बनाया गया था। परंतु जब इसका उद्देश्य ये हो गया कि इसे बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना है और इसके अलावा ये पहाड़ी भागों में स्थित है जो कि जहाँ पर रास्ता पहुँचने से दुर्गम है, इसलिए इसको हम दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं। बनाया गया था महल के उद्देश्य से, परंतु ये वास्तविक रूप में अगर इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो ये क्या है, दुर्ग माना जाता है। ठीक है, तो ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि भाई आपको सामने इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि आमेर का जो एक स्थापत्य कला का विशिष्ट उदाहरण माना जाता है वो कौन सी श्रेणी में आता है, दुर्ग में, महल में, किला में। इस प्रकार के ऑप्शन आपको सामने नहीं आएंगे, परंतु आपके लिए ये क्यों बता रहा है, क्योंकि आप इस बात को ध्यान में रखना है कि आमेर के महल और आमेर का दुर्ग है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। आमेर एक प्राचीन नगर है जहां पर मीणाओं का अधिकार था। आमेर एक प्राचीन नगर है जहां पर मीणाओं का अधिकार था। कछवाए शासक कोकिल देव ने मीणाओं से आमेर का किला छीन लिया और नए सिरे से इस किले का निर्माण किया और उसके बाद में
इसके बाद के शासकों ने आवश्यकता के अनुसार इसमें कुछ ना कुछ निर्माण करवाया, कुछ ना कुछ परिवर्तन करवाया था। आमेर का किला प्रारंभ में मीणाओं के अधीन था, बाद में कोकिल देव ने इन पर अधिकार कर लिया। और आमेर के किले में कदमी महल स्थित है। और कदमी महल की क्या विशेषता है, जो आमेर के राजा महाराजा थे उनका राज्य अभिषेक यहीं पर होता था। मानसिंह प्रथम के शासनकाल में इस किले में अनेक निर्माण कार्य हुए, जिनमें हिंदू और मुसलमान स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मुगलों के अधीन हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थानी शैली और मुगल शैली दोनों का मिश्रण हमको देखने को मिलेगा। आमेर में राजमहल ऊंचाई पर पर्वतीय ढलानों पर इस प्रकार बनाए गए हैं कि इन महलों को ही किले का रूप दे दिया गया था। जैसा कि शुरू में बताया था कि आमेर महल के रूप में बनाए गए थे, परंतु बाद में इसे किले के रूप में बदल दिया गया था। आमेर के महलों के ऊपर ही जयगढ़ दुर्ग है, जो इसके पृष्ठ रक्षक के रूप में निर्मित है। अगर आपने देखा होगा तो आमेर का महल और जयगढ़ का जो किला है एक दूसरे के आगे पीछे ही है। ठीक है। आमेर का किला भी बाह्य आक्रमणों से प्राय अछूत रहा था। आमेर के दुर्ग के नीचे ही मावठा तालाब, दौलतराम या जिसे दिलाराम बाग भी कहा जाता है, इतना खूबसूरत है कि पर्यटक यहाँ पर आकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किले में ऊपर जाने के लिए प्रथम प्रवेश द्वार जयपोल है, जिसके भीतर विशाल प्रांगण में जलेब चौक भी कहलाता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको कि किले में ऊपर जाने के लिए जो प्रथम प्रवेश द्वार है उसका नाम जयपोल है, जिसके पास में ही विशाल प्रांगण है जिसका नाम जलेब चौक रखा गया है। और आगे ही इसके थोड़ी ही आगे शिला माता का भव्य मंदिर है, जो कि मानसिंह के द्वारा प्रतिस्थापित है। और इनकी जो शिला माता की काले रंग की जो प्रतिमा है, ठीक है, वो बंगाल अभियान के दौरान मानसिंह लेकर आया था राजा केदार से। किले में संगमरमर के 40 सुंदर स्तंभों पर टिका हुआ आयताकार दीवाने आम है, जिसका नाम मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। आमेर का किला था वो ज्यादातर मानसिंह के द्वारा बनाया गया था, परंतु इसमें दीवाने आम है, एक दीवाने खास है। इन दोनों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम के पास इस 23 खंभों पर टिका हुआ एक कचहरी भवन भी है। सतबीर सदेवरी हमने चित्तौड़ के किले में पढ़ा था, वहीं पर आमेर के किले में 23 खंभों पर टिका हुआ एक कचहरी भवन भी है। गणेश पोल एक भव्य और अलंकृत प्रवेश द्वार है। गणेश पोल स्वाई जय सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। ये स्वाई जय सिंह के द्वारा निर्मित किया गया गणेश पोल काफी चर्चा में भी है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर रूप से अलंकृत है। गणेश पोल होकर के ही दीवाने खास में पहुंचा जाता है। और दीवाने खास जो कि मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा निर्मित है। दीवाने खास के पूर्वी भाग में एक शीश महल भी स्थित है, मध्य में बगीचा और पश्चिमी भाग में सुख मंदिर है, जो कि शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास माना जाता है। ये शीश महल है ना, ये ग्रीष्मकालीन में आमेर के शासकों का जो निवास स्थान है माना जाता है। दीवाने आम दीवाने खास किसके द्वारा निर्मित है? मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा निर्मित है। और गणेश पोल है जो कि काफी अलंकृत है, काफी सुंदर है, इसलिए चर्चा में है। और इसका निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। दीवाने खास और गणेश पोल पर यश मंदिर भी तथा सौभाग्य मंदिर भी नाम के सुंदर महल बने हुए हैं। ये सौभाग्य मंदिर है, इसे सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। सौभाग्य मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। प्रारंभ में इसे महल के रूप में बनाया गया था, बाद में इसमें माता की मूर्ति प्रतिस्थापित करके इसे एक मंदिर का रूप दे दिया गया था। इसके अलावा आमेर के किले में जगत शिरोमणि मंदिर भी है। मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर में जो मूर्ति है प्रतिष्ठापित है, माना जाता है भगवान कृष्ण की मूर्ति के लिए कहा जाता है कि यह वही मूर्ति है जिसे चित्तौड़ के किले में मीराबाई के द्वारा पूजा की जाती थी। इसके अलावा अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, नरसिंह मंदिर और नरसिंह मंदिर का संगमरमर का हिंडोला भी भव्य आकर्षक पॉइंट माना जाता है आमेर के किले में। बिशप हेपर ने आमेर की महलों की सुंदरता के बारे में लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अलम्बराम के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर ये महल है। आमेर का महल 1592 में पूर्ण रूप से राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा तैयार करवा दिया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बाह्य आक्रमणों और दुश्मनों के आक्रमणों से बचाव करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था।
ठीक है, तो ये है आमेर के किले की प्रमुख विशेषताएं। एक बार पुनः देख लेते हैं हम। आमेर का किला जो कि प्रारंभ में मीणाओं के अधीन था, बाद में कछवाए शासक कोकिल देव ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था और बाद के शासकों ने इसमें समय रहते हुए थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन किया था, परंतु मान सिंह ने इसमें काफी ज्यादा सुधार किए थे। आमेर में राजमहल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय ढालों पर इस प्रकार बनाए गए हैं कि इन महलों को ही किले का रूप दे दिया गया। आमेर के महलों के ऊपर जैगड पृष्ठ रक्षक के रूप में निर्मित है। आमेर का किला बाह्य आक्रमणों से भी अछूता रहा है। आमेर के दुर्ग के नीचे ही मावठा तालाब, दौलतराम, ये जिसे दिलाराम बाग भी कहा जाता है, इतना खूबसूरत है कि पर्यटक यहाँ को आकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर पर्यटकों ने ये मावठा तालाब और दौलतराम या दिलाराम बाग नहीं देखा है तो उसने उसकी जो जयगढ़ और आमेर के किले की जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। किले में ऊपर जाने के लिए प्रथम प्रवेश द्वार है जयपुर, जिसके भीतर विशाल प्रांगण है जो जिसको हम जलेब चौक कहते हैं, और इसी जलेब चौक के पास शिला माता का मंदिर है। शिला माता का ये वही मंदिर है जो कि मान सिंह के द्वारा जो महिषा मर्दनी की कलात्मक प्रतिमा काले रंग की जो बंगाल से लेकर आए थे, माता की प्रतिमा प्रतिस्थापित की गई थी, मान सिंह के द्वारा ही निर्मित है। किले के भीतर ही संगमरमर से 40 सुंदर स्तंभों पर टिका हुआ एक आयताकार दीवाने आम है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा दीवाने खास भी है, जिसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और दीवाने खास के पास ही शीश महल स्थित है। दीवाने आम के पास 27 खंभों पर टिका हुआ एक कचहरी है और दीवाने खास के पास है शीश महल है। खास के पास शीश महल है और दीवाने आम के पास आम लोग आते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? कचहरी में। आम लोग आकर बैठ जाते हैं। तो याद रखना, दीवाने आम के पास 27 खंभों पर टिका हुआ एक कचहरी है। दीवाने खास लोगों का तरह काच का भवन मंडल डब्बा मेरे से एक कोई तो रेस को कसका है। तो दीवाने खास के पास में शीश महल है। इसके अलावा यहाँ पर एक गणेश पोल भी है जो बहुत ही शानदार और अलंकृत रूप में है, जिसका निर्माण स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। याद रखना है आपको। गणेश पोल से होकर के ही दीवाने खास में पहुंचा जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित दीवाने खास के पूर्वी भाग में शीश महल भी है, मध्य में बगीचा और पश्चिम भाग में सुख मंदिर भी है, जो कि शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान माना जाता है। दीवाने खास और गणेश पोल पर यश मंदिर और सौभाग्य मंदिर नाम के सुंदर महल भी बने हैं। सौभाग्य मंदिर जिसे सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। किले में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया था। और इसमें जो जगत शिरोमणि की जो प्रतिमा है, कृष्ण जी की जो प्रतिमा है, वो वही है जिसे मीरा के द्वारा चित्तौड़ के किले में पूजा की जाती थी। इसके अलावा किले में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर, नरसिंह मंदिर, संगमरमर का इंडोला भी प्रसिद्ध है नरसिंह मंदिर का। बिशप हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता के संबंध में लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अलंब्रा के बारे में जो कुछ सुना, उससे बढ़कर भी है ये महल। कौन से महल? आमेर के महल। ये विशेषता वाले जो पॉइंट है, परिभाषा दी हुई है, आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं कि आमेर का महल 1592 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। मानसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि दुश्मनों के आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आमेर के महलों का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। जबकि इसमें दीवाने आम और दीवाने खास है, और दीवाने आम के पास कचहरी है, दीवाने खास के पास शीश महल है जो कि काफ़ी चर्चा में है। इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। गणेश पोल स्वाई जयसिंह के द्वारा। और इसके अलावा इसमें क्या प्रसिद्ध चीज़ है, जैसे यश मंदिर है, सौभाग्य मंदिर है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मानता हूं कि ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट ही अपलोड किए हैं और इन 2 पार्टों में हमने राजस्थान के जो मुख्य दुर्ग है वो हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। आगे की नेक्स्ट क्लास में जो राजस्थान के अन्य प्रमुख दुर्ग रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हम व्यर्थ में ही मेहनत कर रहे हैं, उसका भी आप प्रमाण देना, उसका भी आप लिख कर बताना, क्या सुधार करना है वो भी बताना। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को जरूर ज्वाइन करना, इससे जुड़ना, हमारा एक परिवार के सदस्य भी बनना है आपको।
ये क्लासें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि आप अगर भौतिक सुख सुविधा देखते हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो परीक्षा में आने लायक है, और अगर आपको भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहिए और आपको ये चीज़ चाहिए कि हमें तो बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है, तब आप हमारी क्लास से जुड़ना। और हमने इसके एग्जाम्पल भी दे चुके हैं कि हम हमारी इन क्लासों में आधार सिर्फ है, मूल रूप से हमने जो एनसीईआरटी और आरबीएसई किताबें उनको बनाया है, उसके बाद में हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर गए हैं, और ये किताबों से ही ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। और इसका एग्ज़ाम रीट वाले एग्ज़ाम में देखा होगा, एसआई वाले एग्ज़ाम में आपने देखे होंगे, और इसके अलावा जो अभी लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट पेपर में 13 से 14 प्रश्न आए थे, और सेकंड में भी 14 से 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हमने उसमें देखो हमने कितनी क्लासें करवाई थी। राजस्थान का इतिहास ही कंप्लीट करवाया था, कला संस्कृति के 1 या 2 टॉपिक करवाए थे हमने। ठीक है, तो मान लो कि उतने में ही हमारे इतने 13 प्रश्न आ जाते हैं इन किताबों से, तो अगर मान लो कि हमने राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है, तो आपको और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके साथियों, हम पर विश्वास जरूर कीजिए, हम आपको गलत रास्ता पर नहीं लेकर जाएंगे, परंतु एक बात आपको ये भी माननी पड़ेगी कि ये विश्वास जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो बाद में सिर्फ अफसोस हो ही आपके हाथ में बचेगा। ओके साथियों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।